तो फर्स्ट लेक्चर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको सिलेबस मैंने पिछली क्लास में लिखाया। उसके अंदर पहला चैप्टर का नाम क्या था बोलो, जो आपने टेबल में लिखा? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स? कल मैंने आपको समझाया भी था, और मैंने जब आपको सिलेबस डिस्कशन भी किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एट द लेवल ऑफ अ कंट्री, पूरे देश के लेवल की इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमी जिससे रन हो, ऐसी इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो जमाना गया जब हम डिमांड सप्लाई अलग अलग पढ़ते थे, यहाँ डे वन से प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों की बात एक साथ होगी। दूसरी बात मैंने कल आपको भी ये समझाई थी और बताई भी थी कि भारत आजाद हुआ था 1947 में, और लगभग 44 इयर्स में ही देश कंगाल होने वाला था। क्यों? क्योंकि तब भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, आज भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। कल जो एब्सेंट है उनको पूरा समझा रहा हूँ फिर से। तो क्रूड ऑयल का पेमेंट हम डॉलर्स में करते थे, और डॉलर हमारे पास इतने नहीं थे। 3 वीक जितने इंपोर्ट्स का पैसा बचा था सिर्फ डॉलर के फॉर्म में, अगर वो भी हो जाते तो देश भिखारी हो जाता। वैसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में भारत गुलाम था, भिखारी थोड़ी ना था। उससे भी खतरनाक हालत हो जाती 1991 में। सो जो पॉलिसी बनाई गई बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर भी है, उस वजह से आज देश बच पाया और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ऐसा 2014 से पहले ही हो गया था। फिर 2014 में एक महान इंसान प्रधानमंत्री बने जो अब तक फिफ्थ से फोर्थ नहीं ला पाए इकोनॉमी को, और अगले 50 साल में भी ये नंबर फिफ्थ ही रहेगा, क्योंकि इतने बड़े अर्थशास्त्री आज वापस भारत को अब तक तो नहीं मिले, सिंह साहब जैसे। सो ये जो पॉलिसी थी, इसे बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोला गया? क्योंकि इसने किसी एक व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करा, इसने पूरे देशवासियों को इफेक्ट करा। इसलिए ऐसी इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है एट द लेवल ऑफ अ कंट्री, या एट द लेवल ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल, इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई डाउट? लिखिए फर्स्ट लाइन ऑफ योर 12th क्लास कॉपी नोट्स, basic concepts of macroeconomics. Write down meaning. Macroeconomics meaning. Macroeconomics meaning. Write down. That branch of economics. That branch of economics which deals with the that branch of economics which deals with which deals with the economic problems and solves them, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करती है और उनको सॉल्व करती है, एंड सॉल्व्स देम एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ अ इकोनॉमी और कंट्री भी लिख सकते हो, इकोनॉमी और कंट्री एज अ होल, पूरा का पूरी इकोनॉमी के लेवल पर जैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक्स।
कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? जो भाषा में समझाते हैं वही भाषा में हम नोट्स लिखते हैं, ऐसा मैं नए बच्चों को बोल रहा हूँ। और कृपया करके इन नोट्स को रोज याद करना, तो 50% वाले भी 85% लाएं। 50% जिनके 10th में थे वो 85% लाए हैं और आज सीए इंटर कर रहे हैं यहीं पर। नहीं विश्वास हो तो नीचे वो एलईडी चल रही है, उसमें रिजल्ट देख लेना, और वो बच्चे भी देख लेना आप सीए इंटर में बैठे हैं। और बातें करने वाले 85% वाले भी फेल हुए हैं 10th में। तो ये पूरा खेल मेहनत पे है। 11वीं में आपने शायद नहीं की, 12वीं से करना शुरू कर देना। मैं 11th एसआईपी वालों को भी बोल रहा हूँ, अब जो 12th एसआईपी बनी है, कि 11वीं के जो पाप रहे वो 12वीं में कंटिन्यू ना करें। क्योंकि यहाँ पास करने वाले हरप्रीत सर या रोमिल सर या दूसरे सर नहीं है, यहाँ बोर्ड। कंपार्टमेंट फीस मैं आपको डे 1 पे बता चुका था, ठीक है, और एक में ही आती है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम क्या कहते हैं बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कल वाली वीडियो ऐसी मजे लेने के लिए नहीं दिखाई थी, उसको हम एग्जाम्पल रूप में लिख रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल। इन इंडिया, इन इंडिया which got independence in 1947, 1947 में जो देश आजाद हुआ, देयर वर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ, बोलो क्या शॉर्ट हो गए थे? फॉरेन करेंसी, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन 1991। कब आ गया था वो दौर? इन देयर 1991। एंड देयर वाज ओनली 3 weeks डॉलर रिजर्व्स। ऐसा कल हमने उस वीडियो में भी समझा था। डॉलर के रिजर्व सिर्फ कितने सप्ताह के बचे थे? 3 वीक। और भारत बैंकक्रप्ट होने जा रहा था। क्या होने जा रहा था? बैंकक्रप्ट। सोचो पेट्रोल ले रहे हो, डेली के लिए डॉलर है ही नहीं, तो वह हमारे फिर देश को ऑक्यूपाई करते, अमेरिका करता फिर ऑक्यूपाई। ऐसा और नो, पहले ब्रिटेन के राज को हमने लगभग 200 साल दिला, फिर अमेरिका आता। अभी भी देखो मस्त पोजीशन में ट्रम्प, है ना, कोई कुछ नहीं कह पा रहा। तो डॉलर रिजर्व्स खत्म होने वाले थे। सो अ पॉलिसी कॉल्ड एज, उस समय एक पॉलिसी बनाई गई जिसको बोला गया, क्या बोला, क्या बोलो? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, विच रिजल्टेड इंडिया, which resulted India in becoming, जिस वजह से भारत क्या बन गया बोलो? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस वजह से भारत क्या बना बोलो? बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सी पॉलिसी थी? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। दिस वाज अ
दिस इज अ, सॉरी, आज भी हम इसी पे काम कर रहे हैं। दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी बनी बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये इंट्रोडक्टरी नोट्स हैं, इसी भाषा में पूरे साल हमको नोट्स लिखने हैं और याद करने हैं डेली। इससे ज़्यादा तो मैंने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। ना तो मैंने आपको कभी कहा कि नोट्स खुद लिखो, ना मैंने आपको कभी कोई दूसरी बुक खरीदने को बोला। एक बात ध्यान रखना है कि आपको एक और बिजनेस की कोई बुक नहीं लेनी है, ठीक है? ज़्यादा पैसे हो तो आप हमें दे देना खुश होके। वैसे मेरी गाड़ी की ईएमआई आ जाती है हर 5 तारीख को। तो अकाउंट्स की जो बुक लेनी है आपको सर बोल देंगे। बाकी आपकी जो फीस है एसआईपी की, उसमें ही कुछ चार्जेस है बुक्स के। उसमें आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सारे नोट्स, सैम्पल पेपर सब यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना? चलो, सो दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अगला टॉपिक बेसिक्स में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? 11वीं कक्षा का कॉन्सेप्ट है, क्या काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। तो 11वीं में पढ़ा, 12वीं में फिर पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि हमारी सेकंड बुक का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी। इसलिए यहाँ बेसिक्स में मैं सारा कवर कर रहा हूँ, इंडियन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो सारे बेसिक टर्म्स कवर कर रहा हूँ। बेसिक्स, ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर सिर्फ टर्म्स सिखा रहा है आपको, है ना? जैसे वहां पर एक टॉपिक था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़े थे। यहाँ पर मैक्रो में 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 4। तो है टॉपिक वही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वहाँ प्रोडक्शन में पढ़ा था, यहाँ पर हम बेसिक्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर उन दो की जगह 2 सेक्टर और आ जाते हैं, 4 सेक्टर है टोटल। तो फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कोई महान चीज नहीं है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर का वेटेज भी कितना है? 0 से लेकर 4 नंबर। टोटल फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम के साथ है, 10 नंबर का यूनिट है, जिसमें ये चैप्टर का वेटेज क्या है? 0 से लेके 4 मार्क्स, ठीक है? पर इतने से में ही कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। समझ गए? पूरी वीडियो समझाई तो आपको ये रामायण आधे पेज की समझ में आई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे पूरे साल में ऐसा नहीं वीडियो दिखा दिखा के मेरा कोर्स सबसे लेट होगा। 11वीं जो पढ़े वो जानते हैं सबसे पहले किसका कोर्स हुआ था? इको का। यहाँ भी सबसे पहले किसका कोर्स होगा? इको। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? आज अगर हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हिंदी में बोला हूं मैं, हिंदी मीडियम से नहीं हूं, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ऐसा आपने कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पढ़ाया गया था देश का 75% पॉपुलेशन क्या काम करती है? एग्रीकल्चर। इसीलिए आपने वहां पर लाइन पढ़ी थी, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। वहीं से ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है। सर, क्या काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं, इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। लिखिए, इकोनॉमी। एक सेकंड ना, हैंग हो रहा है। चलो, स्क्रीन हैंग हो रही है कुछ कारणवश। देखो, इट मीन्स इकोनॉमी, इट मीन्स, it means how the people of a country, it means how the people of a country are are earning their livelihood. It means how the people of a country are earning their livelihood. क्या काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, it means how the people of a country are earning their livelihood. LIVELIHOOD. For example, earning their livelihood. For example, if we say that, Indian economy is an
if we say that Indian economy is an agricultural economy, if we say that Indian economy is an agricultural economy, it means majority of the population, it means that majority of the population is engaged in agriculture. Majority of the population is engaged in agriculture. Majority of the population is engaged in agriculture. ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट हेडिंग, कैपिटल हेडिंग आप लगाएंगे अपनी कॉपी में. इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर लिखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स. 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 रेडो. इससे पहले 10वीं कक्षा में ये कॉन्सेप्ट आया था, इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स. ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे 12th क्लास में 3 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन आता है. अभी मैं बोर्ड का पेपर आपको दिखाऊंगा पिछले साल का, मतलब पिछले से पिछले साल पूछा था, 2 साल पहले. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, है ना. मीनिंग लगभग 10th क्लास जैसा है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट एडवांस है. आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है. ऐसे गुड्स जो कि आगे फर्दर प्रोसेस या फर्दर कन्वर्ट किसी दूसरी फॉर्म में नहीं हो सकते. ऐसे गुड्स जो कि आगे या तो फर्दर प्रोसेस या फर्दर कन्वर्ट किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकते, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. क्या कहते हैं बोलो? इंटरमीडिएट गुड्स. स्पष्ट भाषा में एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा. ऐसे गुड्स, क्या अभी ब्रेक है ना, थोड़ी देर में तब जाना. ऐसे गुड्स जो कि आगे फर्दर कन्वर्ट या फर्दर प्रोसेस किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकते, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स. या ऐसे गुड्स जो कि आगे फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं या जो कि आगे फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. स्पष्ट भाषा में ये 10वीं कक्षा का मतलब था. जब आपने वहां पर चैप्टर 2 में जीडीपी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक चैप्टर था जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर आपने पढ़े थे 10th क्लास में, वहां पर आपने जब जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का डिस्कशन भी पढ़ा था. ये वही डिस्कशन, मैं एनसीईआरटी का बोल रहा हूँ, मैं कोई स्वरचित नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, वो तो आप बोलूंगा थोड़ी देर में. तो ऐसे गुड्स जिनको आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जो पेन है, या आप जिस कॉपी में लिख रहे हो, या आपने जो कपड़े पहने हैं, या ये जो माइक है, क्या इस माइक से वापस वायर बन सकती है? क्या इस प्रोजेक्टर से वापस से प्लास्टिक बन सकता है? नहीं. या आप जो खाना लाए हो, क्या रोटी से वापस आटा बना के दिखाओ? ये कौन से गुड्स है? फाइनल गुड्स. कौन से गुड्स है बोलो? फाइनल गुड्स. या ऐसे गुड्स जिसको मैं बोलूँ आटा, अभी आटे का ही आप रोटी बनाओ या पराठा बनाओ या आप उसकी बाटी बनाओ, राजस्थानी लोग हैं हम, वो आटा कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट. कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट. उस आटे से आप बाटी बनाओ या रोटी बनाओ या पराठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड. लेकिन बाटी बनने के बाद आटा बनता है क्या? क्या रोटी बनने के बाद आटा बनता है क्या? ऐसे गुड्स होते फाइनल. कौन से गुड्स होते बोलो? फाइनल. आप बोलोगे सर इतना इजी तो कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा डिस्कशन क्यों?
वो अभी एग्जाम क्वेश्चन दिखाऊंगा तो पता पड़ जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक को डाउट? हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में, लिखे फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, लिखे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स, राइट ऑन दोज गुड्स दोज गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर दोज गुड्स which are those goods which are within WITHIN those goods which are within the गौतम गौतम एक ये पेन लाना, दूसरा मेरा चल नहीं रहा। those goods which are within the those goods which are within the boundary BOUN, ये रहने दे, दूसरा ले, ठीक है। those goods which are within the boundary BOUNDARY within the boundary line of production, इंटरमीडिएट लिख रहे हो ना पहले, हाँ, those goods which are within the boundary line of production, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है, आटे का प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है ना, आटे से या तो आप केक बना लो, आटे का केक बनता है ना, मैदे का भी बनता है, केक मैदे का बनता है कि आटे का बनता है? दोनों का बनता है, हाँ आजकल तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। ट्रेडिशनली मैदे का केक बनता था, आटे के बिस्किट बनते थे, मेरे को ध्यान है, आटे के भी बिस्किट बनते हैं, मैदे के भी बन जाते हैं, आजकल तो कुछ भी खा रहे हैं। हाँ, तो दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, लिख लिया, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो गुड्स है सर, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। those goods which are within the boundary line of production are called as पता नहीं चार्ज है फिर भी नहीं चल रहा, those goods which are within the boundary line of production are called as intermediate goods। बोलो यहाँ तक को डाउट? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इंटरमीडिएट के अंदर ही, लिखें these goods are sold, इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन, these goods are sold by one industry to another, these goods are sold by one industry to another, these goods are sold by one industry to another, ये गुड्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को बेचे जाते हैं टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स, टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स, ये गुड्स एक इंडस्ट्री के द्वारा दूसरी इंडस्ट्री को बेचे जाते हैं फाइनल गुड्स बनाने के लिए। इमेजिन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, से वी टेक द एग्जांपल ऑफ हुंडई, सो हुंडई के i20 का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ i20 कार? इंजन, ए बोलो रे, कार के पार्ट्स नहीं पता? टायर, एसी, स्टीयरिंग, हाँ, तो टायर क्या हुंडई बनाती क्या? कार i20 के टायर क्या कभी हुंडई के टायर देखेगा उसमें लगे हुए? नहीं, किसके टायर लगे होते हैं? जेके, अपोलो, MRF, C8। तो कार कंपनी के लिए ये सिर्फ अगर 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो बच्चा दिमाग लगाता है, सर टायर कन्वर्ट कैसे होगा, तो टायर फाइनल गुड्स हो गया। नो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है कि कार कंपनी ने टायर खरीदे तो उसके लिए कार कंपनी के लिए टायर कौन से गुड्स हो जाएंगे? इंटरमीडिएट। भले ही टायर आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं हो सकता लेकिन वो फाइनल गुड में अगर यूज हो रहा है। यहां से 12th क्लास शुरू होती है, हर जगह थोड़ा ना 10th पढ़ाऊंगा, 10th तो पढ़ा दी ऊपर फर्स्ट लाइन में, हो गया खत्म 10th क्लास। अब जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा, अभी एग्जाम क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि अगर टायर आपने खरीदा है, मैंने मेरी बाइक के लिए टायर खरीदा है, तो क्या मैं बाइक बना के आगे बेचूंगा क्या? बताओ रे, आपने अपनी गाड़ी में टायर, आपकी गाड़ी का फट गया, आपने नया टायर लगाया, तो आपके लिए टायर कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स है, क्योंकि आप टायर को फर्दर कन्वर्ट कर रहे हो क्या? नहीं। अब ये मत करना सर हमने टायर बाइक में लगाया तो टायर बाइक में कन्वर्ट हो गया, पागलपन जैसे नहीं करना। आप 12वीं कक्षा में आगे कॉमन सेंस यूज करना। लेकिन अगर आपको वही टायर दिया
और आपको ऐसा बोला कि ये टायर एक कार कंपनी यूज कर रही है, तो ये गुड्स, टायर भले ही कन्वर्ट ना हो पाए लेकिन टायर लगेगा किसमें, फाइनल गुड्स में। तो ऐसे टायर को जो कार कंपनी ने लिया है उसको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप समझ गए हो कि क्यों मैं इस टॉपिक पे इतना डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आपको घुमाएगा, क्वेश्चन आपको ये लगाएगा कि लिखो फाइनल, लिखो फाइनल, लिखो। लेकिन कार कंपनी का अगर टायर खरीदेगी तो उसके लिए गुड्स कौन से होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे सर, फाइनल गुड्स नहीं होंगे। लेकिन अगर कार कंपनी ने टायर नहीं खरीदा, अगर आपने टायर खरीदा है, तो वो गुड्स आपके लिए कौन से गुड्स है, फाइनल गुड। क्योंकि आप क्या आगे टायर बेच दो क्या, क्या आप खुद की गाड़ी को आगे बेच दोगे, नहीं, समझे। वहीं पर अगर मैं कहूं कि आपने एक फ्रिज लिया, आपने एक फ्रिज लिया, कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट का चल रहा है लेकिन हम फाइनल को भी साथ में ले रहे हैं। आपने फ्रिज लिया, आप कौन हो, कंज्यूमर। अरे आपने फ्रिज लिया, आप कौन हो, कंज्यूमर। बताओ आपके लिए फ्रिज कौन सा गुड्स है, फाइनल। लेकिन मैं कहता हूं एक आइसक्रीम कंपनी में, एक आइसक्रीम कंपनी ने सर फ्रिज लिया ताकि वो आइसक्रीम्स को स्टोर कर सके, और उस कंपनी का एक फ्रिज का शोरूम भी है। तो क्या करते हैं, दो बिजनेस है, मान लो कंपनी फ्रिज भी बनाती है और आइसक्रीम भी बनाती है, तो खुद के बनाए हुए फ्रिज वो आइसक्रीम डिवीजन को दे देती है, भाई आइसक्रीम को स्टोर करो, और फिर थोड़े समय बाद क्या करती है, उस उन्हीं फ्रिज को बेच भी देती है। तो बताओ उसके लिए फ्रिज कौन से गुड्स है, तो आइसक्रीम के लिए फ्रिज कौन से गुड्स दें, इंटरमीडिएट गुड्स, समझे। तो ये पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सिर्फ एक डेफिनेशन पे विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से तो कार कंपनी का टायर फाइनल लिख क्या हो गया आप, लेकिन वो है क्या, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो हमको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो बिक रहा है वो तो इंटरमीडिएट ही है, अगर वो गुड्स किसी प्रोड्यूसर ने खरीदे, किसने खरीदे, सर कार कंपनी प्रोड्यूसर है किसकी, अरे बोलो ना, कार कंपनी प्रोड्यूसर है किसकी, कार की। तो मतलब अगर कार कंपनी जो कि खुद एक प्रोड्यूसर है, उसने अगर टायर खरीदे हैं टू बी यूज्ड इन फाइनल गुड्स, टू बी यूज्ड इन फाइनल गुड्स, दैट गुड्स इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। उस गुड्स को भी हम क्या कहते हैं, बोलो, इंटरमीडिएट गुड्स, समझे, क्लियर। लिखे थर्ड पॉइंट, इंटरमीडिएट के अंदर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दोज गुड्स, अभी इंटरमीडिएट टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, लिखो दोज गुड्स those goods which are purchased by producer, बातें नहीं, those goods which are purchased by producer to be used, to be used in making, to be used in making final goods, to be used in making final goods is also, वो भी कौन से गुड्स है बोलो, इज ऑल्सो इंटरमीडिएट गुड। अब जरा सोचो आपने टेंथ में इस कॉन्सेप्ट को किस लेवल से पढ़ा था और अब किस लेवल से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वही है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कौन है पीछे बातें करने वाला, किसको चाटा खाना है, इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। बोलो यहां तक को डाउट, चिराग जा, कॉन्सेप्ट चल रहा था, अगर छूट जाता तकलीफ हो जाती, जा। अब फाइनल का तो इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट है। बोलो यहां तक को डाउट, इंटरमीडिएट गुड समझ में आया, क्लियर। एक और एग्जांपल सर, ये वेदांत की शादी मान लो, ठीक है। अब इसने क्या करा, शादी में मेकअप कराना है इसको, तो क्या मेकअप क्या से दुल्हन का थोड़ी होता है, दूल्हे का भी होता है, ठीक है, तेरे शादी में तेरा होगा, चिंता मत कर। हाँ, तो सर वेदांत की शादी के लिए मेकअप आर्टिस्ट आया, मान लो ये हृदय, ही इज द मेकअप आर्टिस्ट। अब ये जो मेकअप आर्टिस्ट आया इसने बोला मैं 5,000 रुपये लूंगा, कितना रुपये लूंगा, 5,000 रुपये, ब्राइडल सॉरी ग्रूम मेकअप, ठीक है। तो दूल्हे के मेकअप के लिए ये हृदय 5,000 रुपये ले रहे हैं, और शेविंग क्रीम, बोलना जेंट्स आइटम,
जेंट्स आइटम बोलना है। ये बोल रहे क्या क्या चली तो 5,000 में क्या क्या करवाया? क्रीम, रेजर, काटना थोड़ी है। हाँ शेविंग, तो शेविंग में आ गया ना। हाँ तो बताओ, फाउंडेशन, नेल पॉलिश, आईब्रो पॉलिश, नहीं, बूट पॉलिश, ये मेकअप करना है, जो तो थोड़ी बहुत ना। हाँ तो बताओ ये सब ये लेके आया, बताओ इसके लिए ये सारे गुड्स कौन से हैं? बताओ बताओ। इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन से गुड्स है? क्यों? क्योंकि इसको सबको यूज करके मिलन को चमकता हुआ सितारा बनाएगा। ये वेदांत को, वो पीछे इंटर में एक मिलन है। बोलो यहाँ तक डाउट? समझ गए? मतलब कि क्या? अच्छा फिर बताओ, इसकी वाइफ ने इसको बोला अरे बहुत बढ़िया लग रहा है ना, ये कहाँ से फेशियल लिया, कौन सी क्रीम लगाई? तो इसने बोला हाँ जो भी क्रीम लगाई। फिर क्या हुआ, शादी के 1-2 महीने बाद ये वेदांत हृदय के पास आया वो क्रीम खरीदने, जो इसने इसके चेहरे पे लगाई थी। बताओ अब वो क्रीम जो इसने खरीदी वो इसके लिए कौन सा गुड्स है? समझ गए? इस पूरे कॉन्सेप्ट से एक बात समझ में आती है कि एक पर्सन के लिए जो इंटरमीडिएट है वो दूसरे के लिए भी इंटरमीडिएट हो जरूरी नहीं, या आपके लिए जो फाइनल है वो सामने वाले के लिए इंटरमीडिएट भी हो सकता है, आपके लिए जो इंटरमीडिएट है वो तो सामने वाले के लिए फाइनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पॉइंट से बात हो रही है। तो सर क्वेश्चन इतना क्लियर आता है? हाँ। अभी हम एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको केस स्टडी बना करके वो पूछते हैं बताओ इसमें फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आज का तो था जो इसमें हमको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड डिस्कस करने तो क्लियर हुआ होगा। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट, फाइनल गुड्स। अभी मैं इसका एक भी एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे जिसमें फाइनल इंटरमीडिएट हम खुद क्वेश्चन के रूप में करेंगे। लिखिए फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को मैं नहीं लिखूंगा, बताओ क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है उसको रिवर्स करना है। फर्स्ट पॉइंट इंटरमीडिएट में क्या लिखा आपने? दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री, तो विद इन द बाउंड्री के लिए क्या लिखेंगे? आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या दोज गुड्स विच आर बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। ये 10वीं कक्षा। सेकंड, वो गुड्स जो इंडस्ट्री परचेज नहीं करती। तो सर इंडस्ट्री परचेज नहीं करती तो कौन परचेज करता है? कंज्यूमर। पहले सुन लो क्या लिखना है, ये सबकी कॉपी में भी चेक करूंगा आके। पहला लिखोगे विच आर बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज फाइनल गुड्स। दूसरा, ऐसे गुड्स जो इंडस्ट्री परचेज नहीं करती, कौन परचेज करता है डायरेक्ट? फाइनल कंज्यूमर परचेज करता है। और थर्ड पॉइंट पे क्या लिखोगे? दोज गुड्स विच आर परचेज बाय कंज्यूमर इज फाइनल। वो फिर सेकंड और थर्ड एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। फिर फाइनल में आपको 3 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। बस वो गुड्स विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज फाइनल गुड्स, एंड वो गुड्स विच आर परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। बस इतना लिखना है, जल्दी से लिखिए फास्ट। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिस्कशन खत्म। जल्दी से फाइनल गुड्स लिखो ताकि हम एग्जाम क्वेश्चन की तरफ बढ़े फास्ट। जल्दी से कॉपी करेंगे। जल्दी से फाइनल गुड्स लिखिए फिर क्वेश्चन लिखेंगे फास्ट। सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, इस साल नहीं पिछले साल पूछा था। हाँ जी लिखना है क्वेश्चन। सीबीएसई 2025 का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स आया था। लिखो, अ टेलर, टेलर दर्जी, अ टेलर परचेज्ड fancy buttons, comma, cloth, comma, special threads, a tailor purchased fancy buttons, clothes, threads to make sherwani, to make sherwani for Jalaj marriage. To make sherwani for Jalaj marriage.
व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, ए तू क्या चाह रहा है, टी शर्ट में शादी करो? आदमी शेरवानी में शादी करेगा ना, इसमें इतना क्या है? व्हाट विल बी इंटरमीडिएट, व्हाट विल बी इंटरमीडिएट गुड्स ऑब्लिक फाइनल गुड्स, ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, बताओ इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। ऑब्लिक मतलब थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको क्वेश्चन में, बताओ इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स कौन से, ठीक है। फॉर बोथ पार्टीज, फॉर बोथ पार्टीज मतलब आपको एक पार्टी है टेलर और एक पार्टी है जलेज, दोनों के लिए आपको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स बताने हैं। अब अगर यहाँ पर सब लोग सोचें कि हम लिखे देंगे क्लोथ, थ्रेड और बटन इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ऐसे एक लाइन में लिख देंगे, और शेरवानी जो है फाइनल गुड्स है जलज के लिए, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखने का नंबर भी वो डायरेक्ट देगा एक। कितने में से? 3 में से। स्पष्ट भाषा में सीख लो, आप भले स्कूल से आए हो या किसी भी महान जगह से आए हो, अगर आपको आंसर लिखने नहीं सिखाए तो बोर्ड में वहां 3 में से कितना नंबर देगा वो आपको? 1। तो अब 3 में से 3 वाला आंसर के लिए आता है वही कक्षा 11th का फॉर्मेट जो हमने 11वीं में सीख लिया था। सबसे पहले लिखना है कॉन्सेप्ट। क्या लिखना है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में ऊपर के दोनों मीनिंग लिखेंगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अभी दोनों मीनिंग लिखा है अपन ने। ये कॉन्सेप्ट के 2 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स। फिर हम लिखेंगे एनालिसिस। क्या लिखेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस में लिखेंगे क्वेश्चन की समरी कि इन प्रेजेंट केस एक टेलर है और एक दूल्हा है जिसको शेरवानी सिलवानी है। फिर लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि फॉर टेलर इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं? ये 3। और फॉर टेलर फाइनल गुड्स क्या है? शेरवानी। और उसी तरीके से जलज के लिए फाइनल गुड्स क्या है? शेरवानी। और इंटरमीडिएट गुड्स कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? तब जाके आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। तो मैंने जो पहले बोला था कि अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो मतलब आपने तो कंक्लूजन नहीं लिखा, उसका नंबर ही 1 होता है बोर्ड में। क्लियर? होमवर्क में लिख के लाना है, ठीक है। मैंने नए और पुरानों को वैसे ही आता था, नए को भी बता दिया कैसे लिखना है। 3 में से 3 का आंसर आज की क्लास से होती है समाप्त।